हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। आज ही चाइल्ड डेवलपमेंट की हमारी दूसरी प्रैक्टिस है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीक यानी कि मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। और ऐसा ही हम हमेशा करते हैं। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने मातृत्व कला पढ़ा था, हमने स्त्री प्रजनन अंग कल ही पढ़ा था, हमने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकासात्मक कार्य पर भी चर्चा किया था। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण है। ये किसने कहा है कि जो वंशानुक्रम होता है वो माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों, मतलब जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण हैं वो संतानों में हस्तांतरित होते हैं। तो ऐसा किसका मानना है? क्या वुडवर्थ का मानना है, या वीएन झा का मानना है, या डी कमेनियस का मानना है, या फिर जेम्स ड्रेवर का कथन है ये? तो ये परिभाषा जो दी थी वंशानुक्रम के लिए, वो दिया था जेम्स ड्रेवर ने। किसने दिया था? तो ये परिभाषा दिया था जेम्स ड्रेवर ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बीज कोष की निरंतरता का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आपने जब विकास के सिद्धांत पढ़े थे या फिर विकास का नियम पढ़ा था, तो वहां पर आपने बीज कोष की निरंतरता का नियम पढ़ा था। तो ये नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यही आपको बताना है। तो क्या बीजमैन के द्वारा किया गया था, क्या सोरेनसन के द्वारा किया गया था, या फिर लेमार्क के द्वारा किया गया था, या फिर हाइटसिन के द्वारा किया गया था? तो जो बीज कोष की निरंतरता का नियम था, ये आपका विकास का नियम था, जो दिया गया था बीजमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके बीजमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, जाइगोट के प्रमुख भाग हैं। जाइगोट जो है उसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? क्या वो कोशिका भित्ति है, क्या वो जीव द्रव्य है, क्या वो केंद्रक है, या फिर ये सारे जाइगोट के ही भाग होते हैं? तो जो जाइगोट होता है उसके मुख्य तीन ही भाग होते हैं। कौन कौन से? तो कोशिका भित्त होती है, जीव द्रव्य होते हैं और केंद्रक। ये तीनों जाइगोट के प्रमुख अंग होते हैं। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पेन और नोटबुक ले रखा है। लास्ट में मुझे आप ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, विकासात्मक कार्य का अर्थ है। ये जो विकासात्मक कार्य है इसका क्या अर्थ होता है? क्या विकास क्रम में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं, क्या विशेष अवस्था में प्रकट होने वाले विशिष्ट क्रियाएं हैं, विकास क्रम प्रकट होने वाले सामान्य क्रियाएं हैं, या फिर विकास क्रम में प्रकट होने वाले विभिन्न गुण हैं? तो आप सभी ने विकासात्मक कार्य पढ़ा है। तो विकासात्मक कार्य का क्या अर्थ होता है, कि विकासात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? तो ये तो पहला आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपने देखा था विशेष अवस्था में जो प्रकट होने वाले विशिष्ट गुण थे, हमने उसी पर चर्चा किया था। तो जो विकासात्मक कार्य होता है ये क्या होता है? तो ये विशेष अवस्था में जो प्रकट होने वाले विशिष्ट गुण होते हैं या फिर विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, वही आपका विकासात्मक कार्य कहलाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका,
विकासात्मक कार्य महत्वपूर्ण है। किसके लिए? क्यों महत्वपूर्ण है? यह आगामी अवस्था के विकास का आधार होता है। ये प्राणी का विकास करते हैं। यह प्राणी के लिए आवश्यक होता है। यह शारीरिक विकास को गति प्रदान करते हैं। तो अभी अभी जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा, उसी से ये भी रिलेटेड है। तो जो विकासात्मक कार्य है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह आगामी अवस्था के विशेष विकास पर आधारित होता है। कौन? जो विकासात्मक कार्य होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था है क्या है? क्या ये समायोजन की अवस्था है? क्या ये आत्मनिर्भरता की अवस्था है? क्या ये समस्या की अवस्था है? या फिर ये अनुकरण की अवस्था है? तो हमने ये कई बार देखा था। क्या? कि जो शैशवावस्था होती है वो समायोजन की अवस्था होती है। इसमें जो नवजात शिशु होता है वो समायोजन करता है। किसके किससे? तो वो वातावरण से समायोजन करता है, अपनी पाचन क्रिया से समायोजन करता है, श्वसन क्रिया से समायोजन करता है, साथ ही साथ वो तापक्रम से भी समायोजन करता है। तो ये समायोजन की अवस्था कहलाती है। और जो नवजात शिशु होता है, जो वो समायोजन करता है, इसलिए जन्म के जो दूसरी सप्ताह होती है, जन्म के लगभग 2 सप्ताह तक या 1 सप्ताह तक वो समायोजन ही करता है, 2 सप्ताह तक। तो इसीलिए पहले जन्म के बाद उसका वज़न क्या होता है? घट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करता है। माँ के गर्भ का वातावरण अलग होता है, माँ के गर्भ के बाहर का वातावरण अलग होता है। तो इसीलिए बच्चे को समायोजन करना पड़ता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, हरलॉक के अनुसार बचपन अवस्था की आयु है। हमने जब विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, तो हमने वहाँ पर देखा था कि हरलॉक के बारे में, शैले के बारे में और क्या देखा था हमने? कॉलनिकस के बारे में। तो इन सब के जो इन्होंने अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, इनमें भिन्नता पाई जा रही थी। तो उसी में से आपको बताना है, जो हरलॉक के अनुसार जो बचपना अवस्था की आयु है, वो कितनी है? क्या 2 से 5 वर्ष है? क्या 2 सप्ताह से 2 वर्ष है? 2 से 3 सप्ताह है? या फिर 2 सप्ताह से 1 वर्ष है? कितना है? तो हरलॉक के अनुसार जो बचपनावस्था होती है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की होती है। और जन्म से लेकर जो 2 सप्ताह की अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। अब आप एक बार मुझे बताइएगा कि शैले के अनुसार बचपनावस्था कब से कब तक माना जाता है? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि जो आपने विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न विकासात्मक कार्य देखे थे, उसमें आपने पूर्व बाल्यावस्था के बारे में भी पढ़ा था। तो आपको बताना है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो किसकी अवस्था है? क्या वो पराधीनता की अवस्था है? क्या वो पूर्व शालेय अवस्था है? या फिर संवेदनशीलता की अवस्था है? या फिर ये खतरनाक अवस्था है? तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसकी विशेषता तो है पूर्वशालेय अवस्था। ठीक। लेकिन अब आपका काम है, आप मुझे बताएंगे कि पराधीनता की अवस्था कौन सी है, संवेदनशीलता की अवस्था कौन सी है और खतरनाक अवस्था हमने किसको माना था? हमने नहीं, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने माना था। तो ये जो सारी अवस्थाएं दी गई हैं किस किस उम्र की हैं या फिर किस किस अवस्था की हैं? ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, यानी कि जो किशोरावस्था है वो कब से कब तक मानी गई है? क्या 12 से लेकर 20 वर्ष मानी गई है? क्या 13 से लेकर 21 वर्ष मानी गई है? क्या 16 से लेकर 18 वर्ष मानी गई है? या फिर 12 से लेकर
18 वर्ष मानी गई है। तो जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था आपका 13 से लेकर 21 वर्ष मानी गई है। कब से कब तक मानी गई है? तो 13 से लेकर 21 वर्ष तक मानी गई है किशोरावस्था, ठीक? वैसे अगर अन्य वैज्ञानिकों का देखें, जैसे आपने बताया था, शैली ने बताया था, तो आप एक बार शैली के अनुसार भी मुझे बताइएगा कि किशोरावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? और हरलॉक ने क्या इसी अवस्था को किशोरावस्था माना था? अगर हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर इन्होंने नहीं बताया था, तो हरलॉक के अनुसार कितना होता है किशोरावस्था की आयु? जो ये आपने वर्गीकरण पढ़ा था विकास की अवस्थाओं का, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो इसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। विकासात्मक कार्य वो 2 क्लास में हुई है, साथ ही साथ जो विकास की अवस्थाएँ हैं, उनको भी हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, ठीक? तो आप ये दोनों क्लास ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नियोनेट अवस्था पार्ट्यूनेट अवस्था के बाद आती है। ये कथन है सत्य या असत्य है? अब मैंने इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि ये इसी तरह से था, तो फिर क्या मतलब है, एक रख देते विवादित, एक रख देते संबंधित, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक? तो आपको बताना है कि जो नियोनेट अवस्था है और जो पार्ट्यूनेट अवस्था है, ये किस अवस्था का भाग होता है या फिर ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है? क्या? जो नियोनेट है और जो पार्टूनेट है, ठीक? अब लेकिन यहाँ पर क्या कथन है, हम उसे समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नियोनेट अवस्था पार्ट्यूनेट अवस्था के बाद प्रारंभ होता है। तो आपको बताना है क्या ये कथन सत्य है या फिर ये कथन असत्य है। तो भाई ये कथन सत्य है कि जो नियोनेट अवस्था है वो पार्ट्यूनेट अवस्था के बाद ही प्रारंभ होती है। तो जो पार्ट्यूनेट है वो जन्म से 30 मिनट या आपको देखने को मिलेगा इसमें वेरिएशन। तो ये जन्म से 30 मिनट या फिर जन्म से 15 मिनट माना जाता है। वहीं अगर नियोनेट की बात करें तो ये जन्म से 30 दिन तक माना जाता है और वो 30 मिनट तक, ठीक? अगला क्वेश्चन है, नियोनेट अवस्था है, अभी-अभी आपने डिस्कस किया कि जो नियोनेट अवस्था है वो कब से कब तक है? क्या जन्म से 30 मिनट तक है? क्या जन्म से 30 दिन तक है? या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो नियोनेट अवस्था है, उसकी अवस्था होती है जन्म से कितनी देर होती है? तो जन्म से 30 दिन मानी जाती है, ठीक? और जो पार्ट्यूनेट है, वो पहले स्टार्ट होता है। नियोनेट क्या होता है? वो बाद में स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका पहला दिया गया है, जन्म से 30 मिनट, ये होता है पार्ट्यूनेट अवस्था और जो नियोनेट है, ये जन्म से 30 दिन माना जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, मातृत्व का अर्थ है। मातृत्व का क्या अर्थ होता है? क्या बच्चे को जन्म देना होता है, समुचित पालन पोषण करना होता है, सुयोग्य नागरिक के रूप में विकास करना होता है या फिर उपयोग तीनों? तो जो मातृत्व कला है, मातृत्व कला आपने देखा था, पढ़ा था, समझा था कि मातृत्व क्या है? माता बनने की योग्य क्या-क्या क्षमताएँ होती हैं, इसमें आपने ये देखा था कि बच्चे का सही से पालन-पोषण करना, बच्चे को जन्म देने की योग्यता, व्यक्ति को जो मातृत्व के लिए क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए, शारीरिक योग्यताएँ भी होनी चाहिए, यानी कि जो जैविक योग्यता है, वो भी होनी चाहिए। तभी एक अच्छी माता कोई भी स्त्री एक अच्छी माँ बन सकती है। तो जो मातृत्व का अर्थ है, वो है आपका ये तीनों ही। यानी कि मातृत्व का अर्थ हो गया बच्चे को जन्म देना, उनका समुचित पालन-पोषण करना और सुयोग्य नागरिक के रूप में विकास करना। उसका विकास कैसा करना है हमें? एक
बच्चे का, तो उसका हमें सर्वांगीण विकास करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मातृकला एवं शिशुपालन के ज्ञान से सहायता मिलती है, किसमें सहायता मिलती है? क्या शारीरिक विकास में सहायता मिलती है, मानसिक विकास में सहायता मिलती है, संवेगात्मक विकास में सहायता मिलती है, या फिर सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है? तो जो मातृत्व कला है, यानी कि मातृत्व कला एवं शिशुपालन का ज्ञान हमें सबकी मानसिक तो देता ही है, देता है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी सहायता देता है। लेकिन सबसे अच्छा उत्तर आपको मिल जाता है जब सर्वांगीण मिल जाता है। सर्वांगीण यानी कि सर्वांगीण की जगह यहाँ पर उपरोक्त सभी होता तो भी सही हो जाता, बाकी सर्वांगीण आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगीण में ही शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे जो है विकास सम्मिलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मातृकला एवं शिशुपालन का महत्व है किसके लिए? केवल माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए, समाज सुधारक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो जो मातृकला और शिशुपालन का महत्व है, वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं जरूरी है, किसी एक के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं समाज सुधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मातृकला एवं शिशुपालन का ज्ञान पूर्व प्रसव, प्रसव काल तथा प्रसवोपरांत कठिनाइयों के निदान में सहायता प्रदान करता है। क्या ये कथन सत्य है? क्या ये कथन असत्य है? तो आपने देखा था कि जो मातृकला और शिशुपालन है, ये इसका ज्ञान पालन का ज्ञान जो है वो पूर्व प्रसव, प्रसव काल और प्रसवोपरांत जो होने वाली कठिनाइयाँ हैं, उनके निदान में ये सहायक होता है। ये कथन आपका पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या है कि मातृकला एवं शिशुपालन का अध्ययन मातृ एवं बाल मृत्यु बाल मृत्यु को रोकने में सहायक नहीं होता है। क्या ये कथन सत्य है? क्या ये कथन असत्य है? तो जो ये मातृकला और पालन का अध्ययन होता है, ये मातृ और एवं शिशु मृत्यु की रोकथाम में सहायक होता है। ठीक। तो ये कथन आपका पूरी तरह से असत्य है, इसमें सत्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक लिंग कोश के क्रोमोसोम्स के जोड़ों की संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक लिंग में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो कितने जोड़े पाए जाते हैं? क्या वो 24 जोड़े पाए जाते हैं? क्या वो 28 जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, या फिर वो 30 जोड़े पाए जाते हैं? तो जो प्रत्येक लिंग है, प्रत्येक लिंग के कोशों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितने जोड़े होते हैं? तो 23। अगर इनकी संख्या पूछी जाए, जोड़ों की संख्या नहीं, इनकी संख्या पूछी जाए, तो क्या हो जाएगा? 46। जब भी अगर आपको ऑप्शन में 46 और 23 दोनों दिखें, तब आपको वहां पर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है कि उसने जोड़ों की संख्या पूछा है या उसने सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने? यहाँ पर जोड़ों की संख्या पूछी है, तो जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आरोपण है। आरोपण क्या है? क्या आपने आरोपण के बारे में पढ़ा था? तो हाँ, आपने आरोपण के बारे में पढ़ा था। तो ये आरोपण है क्या? क्या शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना है? क्या शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना है? क्या निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना है? या फिर अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना है? तो आपको बताना है कि आरोपण का क्या अर्थ है।
निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। क्या आपने पढ़ा था कि ये अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होते हैं? नहीं। तो जो अंडाणु होते हैं ये अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी नलिका के द्वारा गर्भाशय में आते हैं और ये वहीं पर आरोपित होते हैं। ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंडाणु निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, मासिक धर्म ये की क्रिया नियंत्रित करता है। ये जो मासिक धर्म है इसकी क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन करता है? तो मासिक धर्म क्रिया का नियंत्रण जो करता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। कौन करता है? तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, अंडाणु परिपक्व होते हैं, अंडाणु को परिपक्व होने में कितना समय लगता है? क्या 20 दिन में होते हैं, क्या 25 दिन में होते हैं, क्या 28 दिन में होते हैं या फिर 32 दिन में होते हैं? तो अंडाणु को परिपक्व होने में कितना समय लगता है? अभी आपने शायद कल ही देखा था कि अंडाणु को परिपक्व होने में 24 से 28 दिन लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछा गया है तो आप बताएंगे कि 28 दिन लगता है। ठीक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 28 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडाणु का विकास होता है, जो अंडाणु होते हैं इनका विकास कहाँ पर होता है? क्या ये जो है आमाशय में होते हैं, क्या ये गर्भाशय में होते हैं, क्या ये डिंब ग्रंथियों में होते हैं या फिर डिंब नलिका में होता है? तो जो अंडाणु है, अंडाणु का विकास डिंब ग्रंथियों में होता है। ठीक? कहाँ पर होता है? तो डिंब ग्रंथियों में होता है। और डिंब नलिका जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो वही जो अंडवाहिनी नलिकाएं हैं उन्हीं को हम डिंब नलिका कहते हैं। गर्भाशय क्या है? तो आपने कल पढ़ रखा था, यहाँ पर 3 आपको आंतरिक भाग दिए गए हैं लेकिन कल आपने 4 पढ़ा था। तो आप बताइए एक बार कि ये चौथा कौन सा है, यानी कि 2 है यहाँ पर और आपको कल का बताना है कि कल आपने और 2 कौन से पढ़े थे। ठीक? अब अगला आ जाता है कि परिपक्व अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। जो परिपक्व अंडाणु होता है जब वो बाहर निकलता है तो उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या वो परिपक्वीकरण कहलाती है? क्या वो डिंब क्षरण कहलाती है? क्या वो मासिक धर्म कहलाता है या फिर वो गर्भाधान कहलाता है? तो जो परिपक्व अंडाणु जो परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है वो आपके डिंब क्षरण की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वो डिंब क्षरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, अंडाणु के परिपक्वीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है कब? क्या शैशवावस्था से प्रारंभ होती है, क्या बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, क्या वयस्क अवस्था से प्रारंभ होती है या फिर किशोरावस्था से प्रारंभ होती है? तो जो अंडाणु परिपक्व की क्रिया है तो वो कब प्रारंभ होती है? तो वो प्रारंभ होती है वयस्क अवस्था में। अब ये वयः संधि अवस्था में तो परिपक्व होना प्रारंभ होता है। लेकिन अब आप बताइए इन चारों की जो ये 4 अवस्थाएँ हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है? यानी कि ये कब से कब तक अवस्थाएँ मानी गई हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, अंडाशय या डिंब ग्रंथियों के कार्य हैं। जो डिंब ग्रंथियाँ हैं या जो अंडाशय है उसके कार्य क्या-क्या हैं? अंडाणु का निर्माण करना, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करना, मासिक धर्म पर नियंत्रण करना या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़ा है क्या
कि जो अंडाशय होता है या फिर जिसे हम डिंब ग्रंथियाँ बोलते हैं, उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करना, साथ ही साथ मासिक धर्म पर भी नियंत्रण करना। ये तीनों कार्य किसके होते हैं? तो अंडाशय के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फैलोपियन ट्यूब की परतें होती हैं। आपने देखा था कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो उसकी 3 परतें होती हैं। कौन-कौन सी? तो वो होती हैं, पेरिटोनियम परत होती है, पेशीय परत होती है, रोम युक्त परत होती है या फिर ये उपरोक्त सभी। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी। ये तीनों ही परतें फैलोपियन ट्यूब की होती हैं, ठीक? और कल आपने इनके कार्यों को भी समझा था कि ये तीनों परतें करती क्या-क्या हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पीड़ादायक मासिक धर्म का कारण है। क्या ये रक्तहीनता है? गर्भाशय की मांसपेशियों का ठीक ना विकसित होना है? या फिर हार्मोन स्राव असंतुलित होना है या उपरोक्त सभी? तो हमने देखा था कि जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म में सामान्यतः हर किसी को थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन किसी-किसी को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए हाँ, दर्द होता है सह लेंगे। अगर ज़्यादा दर्द है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये इस दर्द का कारण क्या हो सकता है? रक्तहीनता भी हो सकता है, गर्भाशय की मांसपेशियों का विकास ठीक से ना होना, ये भी कारण हो सकता है, और हार्मोन का असंतुलित होना, ये भी कारण हो सकता है। तो ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको इसी में बताना है दो और कौन-कौन से कारण हैं। वैसे तो हमने कई कारण के बारे में पढ़ा है, लेकिन आपको 3 यहाँ दिए गए हैं, 2 आपको कोई और कारण बता देना है। बहुत आसान है, उम्मीद है कि आप बताएँगे ज़रूर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडाणु के भाग हैं, इनमें से अंडाणु के कौन से भाग हैं, यानी कि जो ओवम था? बाह्य सुरक्षात्मक आवरण, जीवद्रव्य, केंद्रक, उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी है, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों भाग हैं, ये तीनों ही भाग जो हैं अंडाणु के होते हैं। अब ये जो बाह्य आवरण होता है, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठे ही होंगे, मुझे उम्मीद है, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। जो बाह्य आवरण है, ये क्या है? तो ये जो सुरक्षात्मक अंडाणु के आंतरिक भाग होते हैं और ये उनके आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ ये जीवद्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य जो है वो अंडाणु का पोषण तब तक करता है जब तक गर्भाशय में वो प्रतिस्थापित नहीं हो जाता है। तो जीव द्रव्य उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। अब बचा आपका केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? तो जब पुरुष शुक्राणु अंडाणु की बाह्य सुरक्षात्मक परत को तोड़ता हुआ केंद्रक से संबंध स्थापित करता है, तभी अंडाणु गर्भित हो जाता है। ठीक? ये ऑप्शन आपका चारों सही है, तीनों। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर धागेदार संरचना पाई जाती है। इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या ये गुणसूत्र होते हैं? क्या ये डिंब वाहिनी होती हैं? क्या ये जीव द्रव्य होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि जो केंद्रक के अंदर धागेदार संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वही कहलाता है गुणसूत्र। क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री प्रजनन अंग का भाग नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से स्त्री प्रजनन अंग कौन सा नहीं है। क्या वो अंडाशय है? क्या वो वृषण है, यानी कि टेस्टिस है, गर्भाशय है और अंडवाहिनी है? तो जो स्त्री प्रजनन अंग का भाग नहीं है, आपने देखा था ये अंडाशय भी पढ़ा था,
गर्भाशय भी पढ़ा था, अंडवाहिनी भी पढ़ा था यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन ये जो वृषण होता है, वृषण स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता है। ये पुरुष प्रजनन अंग है। इसी में जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उनका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री प्रजनन अंग का आंतरिक भाग नहीं है। हमने कहा था कि जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्त्री प्रजनन अंग के जो आंतरिक भाग होते हैं वो मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, और बाकी अगर कुछ मिले तो वो आपका होता है बाह्य वातावरण, बाह्य भाग होता है। तो जो स्त्री प्रजनन अंग का आंतरिक भाग नहीं है वो कौन-सा नहीं है? गर्भाशय तो है ही, योनि यानी कि वजाइना भी है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन ये जो पेरिनियम है ये आंतरिक भाग ना होकर ये बाह्य भाग होता है, ठीक? तो एक नाम आपने यहाँ सुन लिया, पेरिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री प्रजनन अंग का आंतरिक भाग है, क्या है? क्या लेबिया मेजोरा है? क्या लेबिया माइनोरा है? डिंब वाहिनी है? मांस प्यूबिस है, ठीक? तो जो स्त्री प्रजनन अंग का आंतरिक भाग है वो है डिंब वाहिनी। बाकी के जो भाग देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे बाह्य भाग होते हैं। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य मध्य जीव संक्रमण जिनमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं, मोनोपॉज कहते हैं, स्पीमार्क कहते हैं, या फिर मीनाक कहते हैं। तो जो मध्य मध्य जीवन संक्रमण है, जिसमें प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता भी समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं मोनोपॉज, ठीक? और कल की क्लास में हमने पूछा था कि जब स्त्रियों में या फिर बालिकाओं में जब मासिक धर्म का शुरुआत होती है, मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तो वो कौन-सी अवस्था कहलाती है? तो बस 2-3 लोगों ने ही आंसर दिया था, बाकी लोगों को नहीं आ रहा था क्या? मुझे पता है कि आपके मतलब आपको ना उँगली चलाने का मन नहीं करता है। आप जानते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो कल जिसने नहीं बताया था वो एक बार आज ज़रूर बता देंगे कि जो मासिक धर्म प्रारंभ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं। बाकी जो कल जो बताए थे बहुत अच्छा लगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों का लिंग निर्धारण। बच्चों का लिंग कैसे निर्धारित होता है? क्या पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है? क्या महिला अंड द्वारा होता है? क्या गर्भावस्था के दौरान भोजन लेने से होता है या फिर गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से होता है? तो जो बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है वो होता है पुरुष शुक्राणु के द्वारा। अब बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो आपने देखा था क्या कि माता के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और पिता के बाद एक्स वाई होते हैं। तो जब एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की बनती है, लेकिन जब एक्स वाई मिलते हैं तब बनता है लड़का। तो ये जो एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पिता के अंदर ही पाए जाते हैं, माता के अंदर तो सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है। तो बच्चे के लिंग निर्धारण में कैसे होता है? तो पुरुष शुक्राणु के द्वारा इनका निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम का मूल आधार है। जो वंशानुक्रम है इसका मूल आधार क्या है? क्या बुद्धि है? क्या गर्भाधान है? क्या क्रोमोसोम्स है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वंशानुक्रम का मूल आधार होता है गर्भाधान। क्या होता है? गर्भाधान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। वुडवर्थ का कहना है,
वाटसन का कहना है या फिर पियाजे के कहना है या इसे फ्रायड ने कहा है? तो जो वाटसन महोदय थे, वो पर्यावरण से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने कहा, "आप मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँगा वो बना सकता हूँ। यानी क यानी कि चोर बना सकता हूँ, पुलिस बना सकता हूँ, अधिकारी बना सकता हूँ, भिखारी बना सकता हूँ, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ।" ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर बाल्यावस्था है। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? क्या ये गंदी अवस्था है? क्या ये सारस अवस्था है? क्या ये क्षीण बुद्धि अवस्था है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो उत्तर बाल्यावस्था है उसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, सारस अवस्था भी कहते हैं, क्षीण बुद्धि आयु भी कहते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपने साथ-साथ इसमें और कुछ विशेषताएँ भी देखी थी, जैसे आपका चुस्ती किया यानी कि स्मार्ट एज, गैंग एज यानी कि समूह की एज हो जो है, जिज्ञासु क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। तो ये सारी विशेषताएँ कहाँ पर आ जाती हैं? उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मासिक धर्म की प्रक्रिया चलती है। जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है, वो कब से कब तक चलती है? क्या जन्म से 13 वर्ष चलती है? 11 से 13 वर्ष चलती है, 20 से 21 वर्ष चलती है, 40 से 50 वर्ष चलती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है, वो 40 से 45 वर्ष तक चलती है, ठीक? उसके बाद मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो जो ये मासिक धर्म समाप्त होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपने भी आगे ही देखा था, इसे हम कहते हैं मोनोपॉज़, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? डिंब ग्रंथियों में होता है, वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषण यानी कि टेस्टिस में होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाधान की प्रक्रिया के पश्चात निर्माण होता है, यानी कि जब गर्भाधान हो जाता है तो उसके बाद निर्माण किसका होता है? क्या डिंब का होता है? क्या जाइगोट का होता है? उपरोक्त दोनों का होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो गर्भाधान की प्रक्रिया है, गर्भाधान की प्रक्रिया के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो वो होता है इन दोनों का, यानी कि डिंब बोले या फिर जाइगोट बोले, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जुड़वा बच्चे के प्रकार हैं। जुड़वा बच्चे के प्रकार कौन से हैं? तो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, असमरूपी जुड़वा बच्चे हैं, उपरोक्त दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने जो पढ़ा था कि जुड़वा बच्चे के ये दोनों ही प्रकार होते हैं। अब आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कब समरूपी जुड़वा बच्चे बनते हैं और कब असमरूपी जुड़वा बच्चे हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, या आप ऐसा बताइएगा कि जो समरूपी जुड़वा बच्चे हैं, क्या उसमें दोनों समान लिंग के पैदा होते हैं या नहीं पैदा होते हैं? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम द्वारा के निर्धारण होता है, मतलब वंशानुक्रम द्वारा किसका निर्धारण होता है? क्या रूप रंग का होता है? क्या शारीरिक बनावट का होता है? क्या बुद्धि का होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो वंशानुक्रम का निर्धारण कौन करता है? मतलब वंशानुक्रम के द्वारा किसका निर्धारण होता है? तो वो रूप रंग का होता है, शारीरिक बनावट का होता है, बुद्धि का होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडाशय बना होता है अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं?
तो जो अंडाशय होता है, वो पहली बात तो यहाँ पर पेशी की बात छोड़ दीजिए। आपने कुछ कार्य पढ़े थे, जैसे कार्य जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक कार्य और एक होता है अनैच्छिक कार्य। अब जो ऐच्छिक कार्य होता है, वो होता है जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, और अनैच्छिक कार्य वो होता है जिसे आपको करने के लिए इच्छा की आवश्यकता, मतलब स्वतः ही हो जाते हैं। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2-2 उदाहरण दोनों के, यानी कि ऐच्छिक कार्य के कोई 2 उदाहरण और अनैच्छिक कार्य के कोई 2 उदाहरण आप बता दीजिएगा, ठीक? और अगर आप देखेंगे किसी ने कोई 2 कार्य बताया है, तो आप ऐसा कोशिश करेंगे कि वो 2 कार्य छोड़कर कोई और 2 कार्य आप बताएँगे, ऐच्छिक और अनैच्छिक में। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ 2 ही कार्य हों, 2-2 कार्य हों, तो ऐच्छिक और अनैच्छिक कई कार्य होते हैं, ठीक? अब यहाँ हम क्या पूछ रहे थे कि अंडाशय बना होता है किससे? अनैच्छिक पेशी से कि ऐच्छिक पेशी से? तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय का निर्माण अनैच्छिक पेशी से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं चाहेंगे तो अंडाशय का निर्माण नहीं होगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यावस्था बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था है। जो मध्यावस्था है, क्या ये बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था है? सत्य है, असत्य है? तो जो ये मध्यावस्था होती है, वो बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था नहीं होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। क्या ये कथन सत्य है कि जो व्यक्ति की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और जो वो मानसिक विकास होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो प्रभावित होता है? तो यस, हाँ, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने सिर्फ 45 क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक? तो संपूर्ण विकास काल में हृदय का भार जन्म के भार का लगभग 13 गुना बढ़ जाता है, जबकि मस्तिष्क का भार केवल 4 गुना ही बढ़ता है। ये कथन क्या है? क्या ये कथन सत्य है, असत्य है? तो हमने पहले पढ़ रखा है, जब हमने पढ़ा था जो अब विकास होता है, विकास की अवस्थाओं में अनुपात के बारे में पढ़ा था कि किसके अनुपात में किसका कितना विकास होता है। तो उसी में हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि जो संपूर्ण विकास काल में हृदय का भार जन्म के भार का 13 गुना बढ़ जाता है, जबकि मस्तिष्क का भार केवल 4 गुना ही बढ़ता है। तो ये कथन क्या है? ये कथन आपका पूर्ण रूप से सत्य है, ठीक? तो आज की क्लास में हमने यही 45 क्वेश्चन रखे थे। अब आपने इन 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, एक बार आप मुझे काउंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन बीच में आपसे पूछे जाते हैं, आप उसे नोट डाउन कर लिया कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, तो नोट डाउन कर लिया कीजिए और बाद में जाकर क्लास ज़रूर देखा कीजिए, ठीक? और उनका आंसर भी ज़रूर दिया कीजिए। अब जब आप आंसर देते हैं ना, तो लगता है हाँ, आप एक्टिव हैं, नहीं तो ऐसा लगता है बस हमने बोल दिया और आपने सुन लिया। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए 2-4, पैसा तो लगता नहीं है। और क्या, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर-वेयर तो नहीं करते हैं। ना शेयर करेंगे, ना लाइक करेंगे और ना ही सब्सक्राइब करेंगे। देखेंगे और चले जाएँगे। और यूट्यूब भी भाई मस्त पड़ा है, वो भी किसी को इम्प्रेशन भेज ही नहीं रहा है। क्लासेस सबके पास तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में आपका काम है कि आप शेयर कर दीजिए। और आप में से जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रात 9 बजे आपकी क्विज़ होती है, तो आप वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।